Assalamu alaikum dear students, welcome to the part 2 of the romantic age। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि ये एज स्टार्ट कैसे हुआ और किस रीजंस की वजह से ये स्टार्ट हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें देखी हैं। अगर नहीं तो प्लीज़ विजिट द पार्ट 1 ऑफ द रोमांटिक एज। इस वाले एज में हम डिस्कस करेंगे इसके जो फीचर्स हैं, और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये एग्जाम्स में आ जाता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द रोमांटिक एज। तो हम इसको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। सो इट इज़ अ पार्ट 2 ऑफ द रोमांटिक एज। फीचर्स को देखते हैं। कुछ मेजर फीचर्स मैंने उठाए हुए हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ लव ऑफ नेचर। पिछली वीडियो में हमने नेचर का जिक्र किया हुआ था कि नेचर विल बी द पार्ट ऑफ दिस एज। सो अब जो नेचर के लिए, नेचर को आप समझें, जो भी कुदरत की चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान हैं, चाहे पहाड़ है, चाहे परिंदे हैं, दरख्त हैं, जो भी चीज़ें हैं वो नेचर का हिस्सा है। सो इस एज में लव ऑफ नेचर था। नेचर बिकेम द सेंट्रल थीम ऑफ रोमांटिक पोएट्री। ये क्या बना? रोमांटिक पोएट्री का सेंट्रल थीम बना। सेंट्रल थीम यानी मेन थीम जो है वो नेचर ही है। ये आपने ज़हन में रखना है। रोमांटिक पोएट्स बिलीव दैट, किस चीज़ पे उन्होंने बिलीव किया? दैट नेचर इंस्पायर्स क्रिएटिविटी। दैट नेचर इंस्पायर्स क्रिएटिविटी। उनका कहना ये था कि जब आप नेचर में होते हैं, जब आप अच्छी खूबसूरत जगहों पे होते हैं, ये क्रिएटिविटी जो है ये बढ़ाता है। एंड दैट्स ट्रू। जब आप विज़िट करते हैं डिफरेंट खूबसूरत जगह जो कि मैन मेड नहीं हो, तो वहाँ से यू बिकम क्रिएटिव इनफ। एक ये इनका था। सेकेंड, प्रोवाइड स्पिरिचुअल पीस। एक रूहानी सुकून देता है। और ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर कभी फ़ोन से फुर्सत मिली हो, आप गए होंगे किसी पहाड़ पे, किसी नदी के किनारे, किसी बागीचे में, सो वहाँ पे इट विल गिव यू स्पिरिचुअल पीस एंड कनेक्ट्स ह्यूमन विद द डिवाइन। कनेक्ट्स ह्यूमन विद द डिवाइन। अब विद द डिवाइन क्या है? कुछ डिवाइन पावर्स होती हैं, और वो स्पिरिचुअल पीस जब आपको मिलता है तो आप जो हैं अल्लाह से के करीब होने लगते हैं। आप सोचते हैं कि ये पत्ता कैसे उगा, ये फूल कैसे आया, ये नदी, ये पहाड़ कैसे खड़ा है। सो एक कनेक्शन आपकी डेवलप होती रहती है। अल्लाह ने फरमाया बार बार कि तुम इस जहाँ में देखो, इसको तुम जो है इसके बारे में रिसर्च कर लो, इसको जानने की कोशिश कर लो। जब तुम ये जानने की कोशिश करते हो नेचर के बीच बैठ के, तब क्या होता है? तुम्हारा कनेक्शन बनता है। सो एक्सक्यूज मी, फर्स्ट थिंग का क्या बना? लव ऑफ नेचर, वो इसका सेंट्रल थीम था। सेकेंड इज इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशंस। जो इमोशंस है उनकी जो अहमियत है वो इसमें थे। वो क्या था? रोमांटिक राइटर्स एम्फसाइज्ड फीलिंग्स और रीजन। फीलिंग्स और रीजन। जो रोमांटिक पोएट्स थे उन्होंने फीलिंग्स को ज़्यादा तरजीह दी। किस चीज़ पर? रीज़न पे। जो आप फील कर रहे हैं उनके मुताबिक वो मैटर कर रहा है, ना कि जो है। सो ये इनका एक अलग साइड था, इससे पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। देन दे बिलीव दैट ट्रू पोएट्री कम्स फ्रॉम डीप इमोशंस। ट्रू पोएट्री कम्स फ्रॉम डीप इमोशंस। जितनी आपकी इमोशंस की डेप्थ होगी उतनी ही अच्छी आपकी पोइट्री होगी। ये इनका कहना था। देन ह्यूमन इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन लॉजिक। जो इंसानी सोच है वो लॉजिक से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये किसका मानना था? रोमांटिक पोइट्स का मानना था। तो इसी को मद्देनज़र रखे वो अपनी पोइट्री जो है वो कहते थे। थर्ड पे है इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन में क्या है? इमेजिनेशन वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल क्रिएटिव फोर्स। इसको मोस्ट पावरफुल क्रिएटिव फोर्स कहा जाता था उस टाइम, कि ये इतना पावरफुल क्रिएटिव फोर्स है कि इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। जब आप कोई भी चीज़ इमेजिन करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट कर लेते हो। दिस इज व्हाट दे सेड। फॉर रोमांटिक पोएट्स इमेजिनेशन क्रिएट्स ब्यूटी। Imagination creates beauty and I 200% agree with them कि जब आप इमेजिन करते हो किसी भी चीज़ को तो वो आपको फिर अच्छी लगने लगती है।
अगर आप कहीं से गुजर रहे, आपको कोई भी कुदरत की कोई चीज़ नज़र आती है, यू जस्ट लुक एंड मूव ऑन, तो वो आपको शायद उतनी फैसिनेट ना करे। या फिर अगर आप उसको देखते हैं, आप उस पर सोचते हैं एंड यू गो इन डेप्थ, तब आपको वो और हसीन लगने लगती है वो चीज़, क्योंकि आप उसका एक और पहलू जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो आई एग्री, इमेजिनेशन क्रिएट्स ब्यूटी। उसके बाद इट हेल्प्स ह्यूमन अंडरस्टैंड डीपर ट्रूथ्स, एंड दैट्स ऑल्सो वेरी ट्रू कि ये इंसानों को डीपर ट्रूथ्स तो समझने में हेल्प करते हैं। अब डीपर ट्रूथ क्या है? डीपर ट्रूथ कहा जाता है सूरज निकल आ रहा है, हाँ ठीक है, जब से हमारी आंख खुली सूरज निकल रहा है और वापस गुरूब हो रहा है। वी हैव नॉट थॉट ऑफ इट कि ये कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, चांद कैसे बड़ा छोटा हो रहा है, और ये फूल कैसे खिल रहा है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि जो आपकी इमेजिनेशन है वो आपको डीपर ट्रूथ्स समझने में हेल्प करती है। फिर आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं। जब आप सोचते हैं देन यू कम अप विद गुड थिंग्स। सो ये इमेजिनेशन भी इनका एक फीचर था इस एज का। देन कम्स इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म बड़ा प्यारा इनका एक है। इसी के साथ आई बिलीव मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इन सबको मिला के आपके पास एक आता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म इंडिविजुअलिज्म यानी इंसान को फोकस करना है, ह्यूमन बीइंग। अच्छा, रोमांटिक राइटर्स वैल्यू द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, जो एक इंसान का ज़ाती एक्सपीरियंस है, इन्होंने इसको वैल्यू दिया। दे फोकस्ड ऑन, किस चीज़ पे फोकस किया? पर्सनल इमोशंस, कि एक बंदे को क्या लग रहा है, वो कैसे महसूस कर रहा है, एंड यूनिक आइडेंटिटी, इनर थॉट्स, ये सारी चीज़ें जो थी ये उन्होंने वैल्यू दी इन चीज़ों को कि यार मैं यूनिक हूँ, जो मुझे लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वही लगे, और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इससे एग्री करें। इसका मतलब ये मुझे लग रहा है, इट्स परफेक्टली फाइन। अंग्रेजी में कहा जाता है, आपने यकीनन सुना होगा, लेट्स अग्री टू डिसएग्री। लेट्स एग्री टू डिसएग्री यानी मेरी एक डिसएग्रीमेंट है, आपकी एक और डिसएग्रीमेंट, आ जाए इस पे एग्री होते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी में ये आता है कि जो भी बंदा जो सोच रहा है वो सही है, उसको अपना करने दे। सो दिस लेड टू द लिरिकल पोइट्री एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। यहाँ से फिर क्या हुआ? लिरिकल पोइट्री और पर्सनल एक्सप्रेशन की तरफ जो है आपके जो रोमांटिक पोइट्स थे वो गए इसकी तरफ। देन इंटरेस्ट इन सुपर नेचुरल। अब ये एक जो है नई चीज़ है, इससे पहले जब आप ये चीज़ देखेंगे सुपर नेचुरल चीज़ों का इस तरह का जिक्र नहीं है। हर जगह आपके फाइटर्स हैं और लड़ाई हो रही है और बहादुरी की चीज़ें हैं। अब जो है जब आप नेचर में इतना ज़्यादा इन डेप्थ जाएंगे तो सुपर नेचुरल चीज़ें तो होंगी, क्योंकि वो नेचर में ही पाई जाती है। तो अब उन्होंने क्या किया? मैनी रोमांटिक वर्ड्स एक्सप्लोर मिस्ट्री। मिस्ट्री कहा जाता है एक मोम्मा। मोम्मा मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, दैट इज़ नॉन एज मिस्ट्री, मिस्टीरियस चीज़ें। सो उन्होंने एक्सप्लोर की कौन सी चीज़ें जो जहाँ पे मिस्ट्री हो, फैंटेसी हो और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हों। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि रियल लाइफ से शायद बिलोंग नहीं कर रही, जो कि एक अलग सी दुनिया का है। सो अलग सी दुनिया के लिए अलग से पोएट्स उनको चाहिए जो अलग सा सोच सके। फॉर इंस्टेंस एक है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये एक पोएम है जो लिखी है एस.टी. कॉलरिज ने, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। इसमें हमने यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा था ये पोएम। तो ये जब आप पढ़ेंगे आपको ये वाली चीज़ें जो हैं वो इसमें नज़र आएंगी। सो हम जब एस.टी. कॉलरिज को डिटेल से पढ़ेंगे शायद फिर उसकी कुछ राइटिंग्स पे हम आ जाएं। These works combine mystery, symbolism and imagination. मिस्ट्री इसमें होती है, सिंबलिज्म होती है और इमेजिनेशन होती है। सो इंटरेस्ट इन सुपर नेचुरल। देन कम्स फोकस ऑन कॉमन पीपल, जो आम लोग हैं। आम लोग मीन्स मैं और आप, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता,
उनको कहा जाता है कॉमन पीपल। तो उन्होंने कॉमन पीपल पे इंटरेस्ट शो किया। अनलाइक अर्लियर लिटरेचर दैट फोकस्ड ऑन किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट्स, पुराने लिटरेचर में आपने अभी तक अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं आपने सुना वहाँ पे किंग्स की बात हो रही, बादशाहों की बात हो रही है, और जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनकी बात हो रही, आम बंदे की बात नहीं हो रही। अब ये वाली एज जो है ये आम बंदे के बारे में बात करना चाह रहा है और वो बात कर रहा है। राइटर्स रोट अबाउट, किस चीज़ के बारे में लिखा? आप देखें, फार्मर्स, किसान के बारे में लिखा। किसान के बारे में कौन लिखता है? लेकिन उनको ख्याल आया कि दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, किसान के बारे में लिखना चाहिए। वो जितनी मेहनत कर रहा है, जो उसकी लाइफ है, जो स्ट्रगल है, किसान काम छोड़ दे, एक साल पूरा जहां भूख से मर जाएगा। तो दे वैल्यू देयर जॉब, कि जो कर रहा है इसके बारे में लिखा जाना चाहिए। तो दे रोट इट। देन शेफर्ड्स, आपके जो शेफर्ड्स होते हैं, ये जो भेड़ बकरियां चराते हैं, चरवाहे होते हैं, इनकी एक लाइफ आप इमेजिन करें। देयर इज़ अ शेफर्ड, उसके पास 100-150 बकरियां हैं और वो बाहर निकला हुआ, इसके पास एक कुत्ता भी है, वो उसको संभाल रहा है। कुत्ता इन भेड़ बकरियों को पहाड़ में जा रहा है, उसके साथ रोटी है, सुबह जाता है, शाम को आता है। जस्ट इमेजिन हिज लाइफ। जिस तरह से एक और नावल भी है, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट देयर इज़ वन नावल जो विच इज़ इन द ऑफ द परसूट ऑफ ड्रीम्स, कि वो जो शेफर्ड जो है बड़ा मशहूर सा है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो उसमें वो शेफर्ड जब निकलता है भेड़ बकरियाँ और उसका ऊन बेचता है वगैरह, तो इन्होंने आम बंदे पे, शेफर्ड जो एक आम बंदा है, जो किंग तक नहीं जा सकता, जो अरिस्टोक्रेट्स तक नहीं जा सकता, तो इनके लाइफ के बारे में लिखा। देन चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं छोटे छोटे से, उनके बारे में लिखा गया कि बच्चे जो हैं वो कितने मासूम होते, आगे हम इसको देखेंगे। और रूरल लाइफ, जो गांव वाली ज़िंदगी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो बड़ी अट्रैक्टिव है। पहले शहरों से पहले जहां आप बैठे हैं, अभी भी जब आपको गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे रहा है, आपके दादा के टाइम में शायद हॉर्न नहीं था, तो वहाँ पे उनकी लाइफ जो थी वो रूरल लाइफ थी उनकी। अब आपके वालिद साहब जो है नहीं केम टू इस्लामाबाद एंड कोयटा और बड़े बड़े शहरों में वो आए, अब आपको सुकून का एक लम्हा महसूस नहीं हो रहा। तो उससे पहले ये सारी चीज़ें थी एंड वी डिस्ट्रॉयड इट। तो इन पोइट्स ने इसके बारे में लिखा। दे बिलीव दैट ऑर्डिनरी पीपल हैड डीप इमोशंस एंड विजडम। ये बड़ा प्यारा है। इनका ये मानना था कि जो आम लोग होते हैं, यानी ये वाले, उनके इमोशंस बड़े डीप होते हैं और विजडम से भरे हुए होते हैं। जो शहर के लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी का पता होगा, शायद बड़ी बड़ी चीज़ें दुनिया में हो रही उनका पता होगा, लेकिन वो शायद उतने ज़हीन ना होंगे, उनमें शायद उनकी तरबियत उस तरह से ना होगी, शायद उनमें दानाई उस तरह से ना हो जिस तरह से गाँव के एक्सपीरियंस बंदे के पास हो। जो एक्सपीरियंस एक शेफर्ड के पास है वो शायद बाज़ार में किसी आम बंदे के पास शायद ना हो। सो उन्होंने कहा दे आर नॉट इग्नोरिंग के जो शहर वाले लोग हैं उनके पास जहानत कम है, बट दे आर टेलिंग के गाँव वालों के पास भी है। सो ये इनकी बात थी। एक लास्ट इनका जो फीचर, दैट इज़ द चाइल्डहुड इनोसेंस, जो बचपन की जो मासूमियत होती है उसके बारे में उन्होंने लिखा। रोमांटिक पोएट सॉ चाइल्डहुड एज प्योर, इनोसेंट, क्लोज टू नेचर। अब प्योर, इनोसेंट एंड क्लोज टू नेचर को आप देखिए, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे गैर सियासी होते हैं। आपका बच्चा जो है उसको आप, उसकी एज अगर 1 साल है तो आप उसको गोद में उठाया हुआ है, कोई भी उसको नज़र आएगा इसके गोद में जाना चाहेगा। वो मासूम होता है, उसको नहीं पता कि इसका मेरे वालिदा के साथ इसकी बन रही नहीं बन रही, वो उसके पास जाएगा, वो किसी के हाथ से कुछ भी उठाएगा, वो छीन लेगा वहाँ से, क्योंकि वो बच्चा है, उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही। अनटिल एंड अनलेस हम क्या करें, उनको डिक्टेट ना करें गलत से। सो चिल्ड्रन रिप्रेजेंटेड नेचुरल गुडनेस बिफोर सोसाइटी करप्ट्स द ह्यूमन सोल। अब ये बोल रहे हैं कि जो आपके बच्चे हैं, रिप्रेजेंटेड नेचुरल गुडनेस, जो कुदरती गुडनेस है उसको बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिफोर सोसाइटी करप्ट्स द ह्यूमन सोल,
जब सोसाइटी ह्यूमन सोल को करप्ट करती है, उससे पहले जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, वो नेचुरल गुडनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इनका कहना है। लेकिन विलियम गोल्डिंग की जो एक नॉवल है आपके पास, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, उसमें थीम यही है कि ये जो इविल है वो हमारे अंदर भरा हुआ है, जिसमें वो जो कुछ बच्चे हैं वो एक आइलैंड पे गिरते हैं, फिर कोई दूसरा बंदा वहाँ पे नहीं है, लेकिन वो आपस में फिर एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तो यहाँ कुछ और है, इन पोर्ट्स का मानना कुछ और, लेकिन विलियम गोल्डिंग का कहना कुछ और है। और यहाँ पे आके हमारे ये जो फीचर्स हैं, आप इनको थीम्स भी कह लो, ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। देयर आर 7 थीम्स। अब आगे नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको थोड़ा सा मैं बताऊं कि उसमें कौन सी चीज़ें आ रही हैं। हम पढ़ रहे हैं पोइट्स और राइटर्स को हम पढ़ रहे हैं। पोइट्स की जो डिवीजन हुई है वो 2 हिस्सों में हुई है। वन इज द फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट, सेकेंड इज द सेकेंड जनरेशन। अब ये जो 2 उनकी जनरेशन हैं, यहां मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट जनरेशन में आपके पास आ रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, विलियम ब्लैक, एंड देन सेकेंड में आ रहा है लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेले एंड जॉन कीट्स। ये 6 इसके मेजर पॉइंट्स हैं, और भी इनके अलावा हैं, लेकिन इनकी डिवीजन इस तरह से हुई है। अब आपके लिए जो सवाल है वो ये है कि इनकी डिवीजन किस बेस पर हुई है, फर्स्ट जनरेशन क्यों कहा गया है, सेकेंड जनरेशन क्यों कहा गया है। जस्ट कम अप विद 2 रीजंस, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह इनकी डिटेल और इनके वर्क्स वगैरह सारे हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। And this is all for today. I would love to see you in the part 3 of the Romantic Age. Thank you so much.